नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर और कहना चाहिए खतरनाक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। जी। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं इस ऑनलाइन फ्रॉड पर, तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये पूरा जाल है क्या, कैसे बिछाते हैं ये लोग, और सबसे जरूरी भाई इससे बचें कैसे। हाँ, और देखिए सबसे पहले ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है ना, क्या? ऐसी कोई चीज कानूनी तौर पर होती नहीं है। भारत में तो बिल्कुल नहीं और शायद कहीं भी नहीं। अच्छा, मतलब ये नाम ही नकली है। बिल्कुल, ये स्कैमर्स नहीं गढ़ा है सिर्फ डराने के लिए। तो ये करते कैसे हैं, मतलब शुरुआत कैसे होती है इसकी? कोई फोन आता है? हाँ, अक्सर फोन कॉल से ही शुरू होता है या कभी ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज भी आ सकता है। और वो सामने वाला खुद को किसी बड़ी सरकारी एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी, पुलिस, कस्टम्स, यहाँ तक कि आरबीआई का अधिकारी बताता है। ओहो, और फिर शुरू होता है डराने का सिलसिला। वो आप पर कोई झूठा लेकिन गंभीर सा आरोप लगा देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आ गया है, कोई साइबर क्राइम कर दिया है या ड्रग्स वगैरह का केस है, ऐसा कुछ। बाप रे। और फिर धमकाते होंगे कि गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, तुरंत गिरफ्तारी की धमकी, या कहेंगे बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। मतलब ऐसी बातें जिनसे कोई भी डर जाए। सही बात है। और अपनी बात को असली दिखाने के लिए भी कुछ करते होंगे। हाँ, वो पूरी तैयारी से आते हैं। नकली सरकारी आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, एडिट किए हुए वीडियो भेज सकते हैं, या स्पूफिंग करके, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसा फोन नंबर डिस्प्ले करा सकते हैं जो असली लगे। अरे वाह। कई बार तो वो पीड़ित को वीडियो कॉल पर आने को मजबूर करते हैं, और वीडियो कॉल में पीछे ऐसा सेटअप बना रखा होता है जैसे कोई पुलिस स्टेशन हो। अच्छा, नकली पुलिस स्टेशन। हाँ, ताकि पीड़ित को यकीन हो जाए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो पीड़ित पर दबाव डालते हैं कि कॉल चालू रखो, कैमरा ऑन रखो, माइक ऑन रखो, और किसी से भी बात मत करना, परिवार से भी नहीं, वकील से तो बिल्कुल नहीं। वो डर और इज्जत, इन दो चीजों का फायदा उठाते हैं। मतलब पूरी तरह आइसोलेट करके, दबाव बनाकर। मकसद तो जाहिर है पैसा निकलवाना ही होगा, या कोई जानकारी। हाँ, आखिर में बात वहीं आती है। पैसे मांगते हैं, कभी कहेंगे जुर्माना भरो, कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराओ या जमानत राशि दो, ऐसे नाम इस्तेमाल करते हैं। और पैसे कैसे मांगते हैं? कैश, बैंक ट्रांसफर? अक्सर वो यूपीआई, डिजिटल वॉलेट या आजकल तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी मांगने लगे हैं, क्योंकि इनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। और पैसों के साथ साथ आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे आधार, पैन, बैंक अकाउंट नंबर भी मांग सकते हैं। और एक बार पैसा या जानकारी मिल गई फिर वो गायब, फोन बंद, कोई संपर्क नहीं। तो वो कौन सी चीजें हैं, मतलब रेड फ्लैग्स, जिनसे कोई तुरंत समझ जाए कि ये ताल में कुछ काला है? कुछ बातें साफ इशारा करती हैं, जैसे अचानक किसी बड़े अधिकारी का फोन आना और सीधे गिरफ्तारी की धमकी देना। कोई असली अधिकारी ऐसे बात नहीं करता। सही। फिर तुरंत पैसे जमा करने का बहुत ज्यादा दबाव डालना, फोन पर ही आपकी पर्सनल या बैंकिंग डिटेल्स मांगना, और सबसे बड़ी बात ये कहना कि इस मामले को बिल्कुल सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत। हाँ, ये तो शक करने वाली बात है। बिल्कुल, याद रखिए, असली सरकारी एजेंसियां ऐसे काम नहीं करती। वो आपको प्रॉपर नोटिस भेजेंगी, प्रक्रिया का पालन करेंगी, फोन पर पैसे या ऐसी धमकियां नहीं देंगी। ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी के पास ऐसा कॉल आ ही जाए तो क्या करना चाहिए? पैनिक में तो गलती हो सकती है। सबसे पहले घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत रहें। दूसरी बात, कोई भी जानकारी शेयर न करें, ना अपना नाम कंफर्म करें, न कोई डिटेल दें, और पैसा तो बिल्कुल भी ना दें। और कॉल काट दें, तुरंत काट दें, कोई बहस करने की जरूरत नहीं। अगर उन्होंने किसी एजेंसी का नाम लिया है, मान लीजिए सीबीआई बोला है, तो आप खुद सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर जो कॉलर ने नहीं दिया हो, गूगल से ढूंढकर उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा कोई मामला है। ओके, ये सही तरीका है वेरीफाई करने का। और अगर लगे कि ये स्कैम ही था तो इसकी रिपोर्ट जरूर करें, चुप न रहें। भारत सरकार का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। 1930, ये नंबर जरूरी है। हाँ, जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा चांस है कि अगर कोई पैसा गया है तो उसे ब्लॉक करवाया जा सके। ये तो पूरे देश में फैला हुआ है जैसा सुनने में आ रहा है, लेकिन क्या कुछ खास इलाके हैं जहां ये ज्यादा हो रहा है? हाँ, कुछ राज्यों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में 2024 के आखिर में जो मामले आए वो देश के कुल मामलों का 25% से ज्यादा थे। ओहो,
25%? हाँ, फिर महाराष्ट्र में भी खासकर पुणे और ठाणे में बड़े बड़े अमाउंट के फ्रॉड हुए हैं। पुणे में तो सिर्फ 5 महीने में 9 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ठाणे में अभी हाल ही में एक केस आया जिसमें एक व्यक्ति से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। 3 करोड़? एक फोन कॉल से? विश्वास नहीं होता। जी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे नोएडा में एक वकील के साथ 3 करोड़ की ठगी हुई। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, ये सब इलाके प्रभावित हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? मतलब कुछ जगहों पर ही क्यों ज्यादा? कई कारण हो सकते हैं। शायद उन इलाकों में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा है, वो बड़े इकोनॉमिक सेंटर हैं, या फिर कुछ इलाके साइबर क्राइम के हब बन गए हैं, जैसे राजस्थान का भरतपुर या यूपी का मथुरा। और ये गिरोह सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये इंटरस्टेट और यहाँ तक कि कंबोडिया जैसे देशों से, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क लगता है। सरकार कुछ कर रही है इसे रोकने के लिए? हाँ, सरकार कोशिशें कर रही हैं। गृह मंत्रालय ने I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, जो राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। I4C? जी, और ये जो NCRP पोर्टल cybercrime.gov.in और हेल्पलाइन 1930 है, ये बहुत अहम है। इनसे शिकायत दर्ज करना और फ्रॉड वाले पैसे को ब्लॉक करवाना आसान हुआ है। और ये जो नकली विदेशी कॉल्स आती हैं, उनका कुछ? हाँ, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाया है जिससे विदेश से आने वाली ऐसी स्पूफ कॉल्स को पहचानना और ब्लॉक किया जा सके। हजारों की संख्या में स्काइप आईडी और व्हाट्सएप अकाउंट भी ब्लॉक किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल स्कैमर्स कर रहे थे। जागरूकता के लिए भी कुछ हो रहा है? हाँ, @cyberdost जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और दूसरे तरीकों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और कानूनी तौर पर देखें तो IT एक्ट 2000 और IPC की धाराएं हैं इन अपराधों से निपटने के लिए। तो जाहिर है इस डिजिटल दुनिया में जानकारी और सावधानी, यही सबसे बड़े हथियार है हमारे पास। बिल्कुल। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, जिस तरह से ये स्कैमर्स टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से ये इंटरनेशनली फैल रहे हैं, आगे चलकर ऑनलाइन फ्रॉड के और क्या-क्या नए रूप देखने को मिल सकते हैं। और हम और आप, मतलब आम नागरिक, खुद को बचाने के लिए और क्या बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ये सोचना जरूरी है। बिल्कुल।